वाह, क्या तो मौसम है आज। ऊपर से लॉकडाउन। आराम करेंगे आज तो। वैसे भी पढ़ना किसको है। हमको पढ़ना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आराम नहीं करने दोगे तुम लोग एक भी दिन। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एफएफपी। मैं हूँ अस्मिता तनवानी। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 16, जिसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। आज 4th वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में खाद्यान्न सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो बहुत पुराना वे है वाटर हार्वेस्ट करने का, वैसे ही कुछ और वाटर हार्वेस्टिंग के भी प्रोसेस हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपको स्क्रीन पे वो सारे नाम दिख रहे होंगे। मतलब नहीं है सारे नाम पढ़ के आपको सुनाने का, बेटर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड वाले कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब वाटरशेड का मतलब पहले जानते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हर जगह पे जब बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं या तो पानी जमा हो जाता है या फिर बह के सीधा नालों में चला जाता है। बट जहाँ पे ये पानी जमा हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं वाटरशेड। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हर जगह से, हर एरिया से पानी आके वहाँ कलेक्ट हो रहा है, फिर वहाँ से नदियों में जा रहा है या फिर नालों में जाता है, या फिर जहाँ पे वो कलेक्टेड है वहीं से ही वो अंडरग्राउंड में चला जाता है। वाटरशेड्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे पहला बेनिफिट ये है कि जो पानी आपने जमा कर रखा है वो पानी आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे रिजर्वॉयर्स में या फिर बड़े बड़े डैम्स में। फिर दूसरा बेनिफिट ये है कि बहुत टाइम तक एक ही जगह पे पानी के जमा होने की वजह से पानी धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। तीसरा बेनिफिट, जब वो प्लेस पानी से भरी हुई जो थी वो खाली हो जाती है तो वहाँ पे आप पेड़ पौधे उगा सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट भी होगा वहाँ, इतनी देर पानी जमा था इसीलिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जब आप वहाँ पे पेड़ पौधे उगा देते हो तो पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जगह पे पकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। सॉइल इरोजन इन द सेंस कि जो बाढ़ का पानी या फिर बारिश का पानी बह के कहीं से आ रहा है, वो मिट्टी को अपने साथ ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। जब आपने पानी को डैम्स या फिर रिजर्वॉयर्स में ट्रांसफ़र किया था, उस वक्त वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट था, बिकॉज जब रिवर का पानी डैम्स में जाता है तो वो अपने साथ सिल्ट और सैंड लेके आता है। बट यहाँ जो वाटरशेड में पानी जमा था उसमें कम से कम सिल्ट होती है। लास्टली, जो फ्लड एंड ड्रॉट की कंडीशन होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है वाटरशेड मैनेजमेंट की वजह से। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट में जो 4th नंबर पे है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलते हैं? हजारों साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते थे, वो जब मर गए तो उनकी डेड बॉडीज़ टाइम के साथ साथ ज़मीन के अंदर चलती गई। जो उनके बोन्स या फिर शेल्स जो रिमेनिंग रह गए, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। एंड वही फॉसिल्स में से हमें कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। बहुत लंबा टाइम लगता है कोल एंड पेट्रोलियम को फॉर्म होने में, एंड कोल एंड पेट्रोलियम को एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बार गाड़ी में पेट्रोल भरवा देते हो तो वो क्या पूरी लाइफ चलता है आपका? नहीं, गाड़ी में बार बार पेट्रोल भरवाना ही पड़ता है आपको रखने के लिए। तो सीधी सी बात है, जब आप इतना पेट्रोल एंड कोल को अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं बचने वाला। चलो तो इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी। कोल एंड पेट्रोलियम कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं। जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी रिलीज़ होता है। एंड ये जब रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उनके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होती है, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेट्रोल, तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी इंक्रीज़ होना है और उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी। सो उसे सफिशिएंट वे में यूज़ करो ताकि पॉल्यूशन ना हो। दूसरी चीज़, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसका काम था ये पता लगाना कि कोल एंड पेट्रोलियम कितने टाइम के मेहमान हैं।
तो उस स्टडी से ये पता चला कि कोल कुछ अराउंड 200 ईयर्स तक रहेगा एंड पेट्रोलियम 40 ईयर्स तक सिर्फ रहेगा। तो अब ये स्टडी के बाद आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि पेट्रोलियम को कैसे यूज़ करना चाहिए, जो कि अगर बहुत अच्छे वे में किया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचने वाला। तो अब कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ करो बट लिमिटेड वे में। एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल एंड कोल को आप कैसे लिमिटेड वे में यूज़ कर सकते हो। पेट्रोल को जैसे जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है पर्सनल व्हीकल की, वहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके जाओ। फालतू में जो रखड़पट्टी करते हो वो बंद कर दो। कोल के लिए एग्जांपल लेते हैं, जब विंटर सीज़न आती है तो सबके घर में हीटर्स होते हैं। वो हीटर्स बहुत सारे कोल पे चलते हैं। कोल पे ना जलने वाले इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी आप बाय कर सकते हो। इससे जो कोल है वो भी लिमिटेड वे में यूज़ होगा। फिर चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। तो चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना नेचुरल रिसोर्सेज का वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। जितना हो सके नेचुरल रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करो कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी सफिशेंट अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज बचे रहें। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, बट इस चैप्टर से रिलेटेड जो चिपकू आंदोलन था उससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।